अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं सहरिश सलीम। नाजरीन, नवाज शरीफ एक बार फिर से सियासत में एक्टिव हुए हैं। लंबी खामोशी के बाद आज उन्होंने नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास से खिताब किया, लेकिन इस खिताब में एक बार फिर उन्होंने मुझे क्यों निकाला की किरदार शिद्दत के साथ दोहराई। उन्होंने खुद को 3 बार हुकूमत से बेदखल किए जाने पर फिर से मायूसी का इजहार किया। साथ में नवाज शरीफ ने अपने हमवतनों को भी मुखातिब करते हुए गिला किया कि 2017 में 3 जजेस ने एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा, लेकिन कौम खामोश बैठी रही। शहबाज शरीफ ने भी अपनी खिताब में बड़े भाई से सदारत छीने जाने को जुल्म करार दिया। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि 2017 के बाद नून लीग को PDM की सूरत में हुकूमत मिली, अब फिर वो इक़्तिदार में है। फिर ये गिले शिकवे क्यों और किन से किए जा रहे हैं? क्या वजह है कि नवाज शरीफ माजी से निकलने को तैयार नहीं है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कुछ किर्गिस्तान में पाकिस्तानियों समेत दीगर ममालिक के तलबा के साथ पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात पर, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये फसादात क्यों और कैसे पेश आए। हुकूमत ने तलबा की हिफाजत के लिए अभी तक क्या इकदाम किए हैं? हमारे साथ पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान रज़ी साहब, स्टूडियोज़ में हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अनवर रज़ा हमारे साथ होंगे, जबकि एजाज़ सैयद भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजाज़ सैयद साहब से। एजाज़ साहब, एक बार फिर से कायद नून लीग मुतहरिक तो हुए हैं और लंबी खामोशी के बाद उन्होंने जो इजलास से खिताब किया है, बजाय इसके कि हमें कोई रोड मैप नज़र आता, उन्होंने फिर से वही पुरानी चीज़ें जो हैं वो फिर से दोहराई हैं। अभी भी खुश नहीं है, जबकि वफाक और पंजाब में उनकी हुकूमत है। क्या कहेंगे? बात यह है कि जो कायद नून लीग है वो अभी तक उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल आए जो 2017 में उनके साथ हुआ था, जो उनकी गवर्नमेंट बरतरफ की गई थी। मेरा ये ख्याल है कि अभी तक वो माजी में रह रहे हैं और इसकी वजह जो है वो ये है कि वो अभी तक रियलिटी, जो लोकल रियलिटी हालात तब्दील हुए हैं उनके मुल्क से जाने के बाद और मुल्क में वापस आने के बाद, मेरे ख्याल में रियलाइजेशन नहीं है उनको, और यही वो वजह है जिसकी वजह से उनकी जो पॉलिटिक्स है वो पहले की तरह चमक नहीं रही। वो होता ये था कि माजी में जब नवाज शरीफ साहब जलावतनी से आए या माजी में जब हुकूमत से निकाले गए या वापस आए, तो उसमें एक नजर आता था कि उनमें आगे परफॉर्म करने की, आगे डिलीवर करके, मजीद बेहतर डिलीवर करके आगे बढ़ने की एक जिसे कहते हैं ना इंस्टिंक्ट मौजूद है। अब वो इंस्टिंक्ट नहीं है। वो जिसे वो नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने कहा था, बड़ा उनकी बड़ी मशहूर गजल है, वो कहते हैं कि अब दिल में नहीं अपने किसी बात की ख्वाहिश, नए शौके हुजूरी ना मुलाकात की ख्वाहिश। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब अब अपनी पॉलिटिक्स के आखिरी स्पेल में है और ये रियलाइजेशन उनके लिए बड़ी मुश्किल है। जी बिल्कुल सर, क्या कहेंगे इस पे? जी, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ इस वक्त जो है वो सीनियर तरीन पॉलिटिशियंस के अंदर हैं। शायद मेरा नहीं ख्याल, मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक्सेप्शन के साथ, वो भी अपने वालिद साहब की सियासी गद्दी के ऊपर बैठे थे। मियां नवाज शरीफ जो हैं वो मौजूदा तर्ज सियासत के सबसे सीनियर प्लेयर हैं। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी जो कंपटीशन चल रहा है। वो अपनी मर्जी से अपने तर्ज की सियासत कर रहे हैं, और अगर हम इसको मौजूदा मेरी राय के अंदर अगर हम इसको मौजूदा हवाले से देखें तो वो जो हैं वो अपनी पूरी जो उनकी सियासी ज़िंदगी है, भले आप उसको 82 से शुरू कर लें जब वो ज़िया-उल हक साहब की सूबाई हुकूमत के अंदर वज़ीर ख़ज़ाना बने थे, या उसे 93 से शुरू कर लें जब उन्होंने कहा था मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। इन दोनों में का जो अर्क है या जो निचोड़ है, उसके मुताबिक वो इस वक्त चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे बड़ी हैरत की बात है कि जब हमें कहा जाता है कि 6 माह आपने मुस्बत खबरें देनी है तो हम फौरन कबूल कर लेते हैं, लेकिन जो है अब 2 माह में हम नवाज शरीफ से रोड मैप चाहते हैं उस सूरत के अंदर कि ना फाइनेंशियल मामला तो हमारे साथ है, IMF के साथ हमारी बात फंसी हुई है, और ना इस सूरत के अंदर कि पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ में है। इस वक्त KP की हुकूमत कुछ और कह रही है और KP का वज़ीर आला कहता है कि हमने आज़ाद कश्मीर में आपको मज़ा चखाया है। तो ये सारी चीज़ें अपने तरफ है। इस सूरत में नवाज शरीफ साहब क्या बोले? क्या वो 2007 की तरह आके उसी तरह चुप करके नहीं बैठ गए जिस तरह 2007 में आके बैठ गए थे, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने
चीजें अपने हाथ में करनी शुरू की हैं, और ये जो उनकी पार्टी की सरबराही है जी। ये भी एक तरह से इसी सिलसिले की कड़ी। ठीक है फारूक सलीम साहब, आप बताइएगा क्या वजह है कि ठीक है पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में नहीं है, जाके जैसे कि रजी साहब अभी कह रहे हैं, लेकिन देखा जाए हुकूमत तो उन्हीं की है। और जहाँ पर जिक्र किया जाता है लंदन प्लान का भी कि उस वक्त भी डिस्कशन तो की गई थी इमरान खान साहब के साथ, उन्होंने उस वक्त जिक्र भी किया कि मैंने कोशिश तो की थी कि एतमाद किया जाए, लेकिन इमरान खान की जानिब से कुछ एतमाद का इजहार नहीं किया गया था। लेकिन अभी जो है दोबारा से ठीक है इख्तलाफात हैं, लेकिन कोशिश तो की जा रही है। उन्होंने आज के इजलास में फिर से ये कहा है कि इख्तलाफात दूर किए जा सकते हैं। ये आपने दुरुस्त कहा कि हुकूमत तो उनकी है जी, लेकिन जो हुकूमत को चलाने का तरीका एक कार अपना रखा है वो सोशल मीडिया से चलाया जाए, वो नारों की बुनियाद पे, बयानियों की बुनियाद के ऊपर, तहरीर की बुनियाद के ऊपर। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क है, 40% आबादी शरह गुर्बत से नीचे है जी, और सियासी क़यादत जो है पूरे मुल्क को नाराबाजी, बयानियों के ऊपर, तहरीर के ऊपर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग्स के ऊपर चलाने की कोशिश कर रही है। अब हर रोज इन सारी चीजों का जो मास्टर है वो बानी पीटीआई, जी, वो बयानियों का भी मास्टर है, वो बयानियां निकालने की भी फैक्ट्री है, वो नाराबाजी के भी मास्टर हैं, जी, वो दिखाए रहते हैं और सुबह से शाम हमारा सारा का सारा मीडिया उनके ऊपर फोकस रखता है। बिल्कुल। तो बेचारे शरीफ साहब ने भी एक कुछ ना कोशिश तो करनी है कि मुझे भी कुछ खबरों में लाया जाए, लेकिन लुबे लुबाब ये है कि सारी की सारी सियासी क़यादत तो इस मुल्क को बयानियों की बुनियाद के ऊपर, सोशल मीडिया की बुनियाद के ऊपर, जहाँ पे मैं 40% आबादी शरह गुर्बत से नीचे रह रही है, चलाने की कोशिश कर रही है। तो इससे बनेगा क्या? और मीडिया वही चूरन आगे बेचता है, सुबह से शाम तक वही डिस्कस करते हैं जो ये सियासी क़यादत जिस ट्रक की बत्ती के पीछे में लगाते हैं। जी, मीडिया में इन रहने की आप बात कर रहे हैं, तो जब भी कोई सियासत किसी भी हवाले से आप कहते हैं कि कोई सियासी जमात अपनी कैंपेन शुरू करती है, तो जाहिर सी बातें जो दावे किए जाते हैं वो आवाम के लिए किए जाते हैं, लेकिन क्या वजह है कि आवाम जो है वो उनका झुकाव जो है वो एक तरफ नज़र आता है या दो तरफ नज़र आता है? देखा जाए तो पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है पीटीआई, और जो है नवाज शरीफ एक बार फिर से गिला कर रहे थे कि मैं उतना मकबूल नहीं हूँ, कौम के साथ स्पेशली उन्होंने गिला किया है। अनवर रज़ा साहब क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि लंदन में जो प्लान तैयार किया गया था उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कुछ कमिटमेंट्स जो थी वो फुलफिल नहीं की, जिससे इस्टेब्लिशमेंट में और नवाज शरीफ साहब के दरमियान मिसट्रस्ट पैदा हो गया और बदएतमादी की जो फ़ज़ा थी वो हमें देखने को दिखाई दी। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि नवाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब लेकर आए थे कि एक मरतबा फिर वो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठेंगे, ऐसा नहीं हुआ और उनके भाई जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की नशिस्त पर विराजमान हो गए। एक तो ये बात थी जो उनको अभी तक हज़म नहीं हो रही। दूसरी बात यह है कि उन्हें मालूम है कि उन्होंने पॉलिटिकली खुद को मजबूत करके अगर इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करना है तो वो उन्होंने करना है। यही वजह है कि वो इस पॉलिटिकल सिस्टम में खुद को इररेलेवेंट समझते हैं। इसी बुनियाद पर उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब को लगाया और आज भी उन्होंने इसहाक डार साहब की बड़ी तारीफ की। वो चाहते हैं कि जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट की वो उन्हें मिले, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब उस तरह फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उन्हें पास ऑन नहीं कर रहे। दूसरी बात, आप ये जहन में रखिए कि नवाज शरीफ साहब अभी भी मौके की तलाश में है कि अगर उन्हें कोई मौका मिला तो डेफिनेटली वो जो अपनी वजारत आला है उनकी बेटी की उसको भी कुर्बान करेंगे और अपने भाई के साथ भी दो दो हाथ करेंगे। यही वजह है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत संभालना चाहते हैं। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत संभाल कर पार्टी की तंजीम साजी करना चाहते हैं। इसके लिए उनके जो करीबी दोस्त हैं उनके साथ उन्होंने अपनी मुशावरत का अमल भी मुकम्मल किया है। अब ट्रस्ट डेफिसिट को कैसे खत्म किया जा सकता है, इसके दरमियान ब्रिज का किरदार अदा फिलहाल तो कर रहे हैं इसहाक डार साहब और किसी हद तक शहबाज शरीफ साहब भी। नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि वो पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा करें और उनको इकट्ठा करके पॉलिटिकली जिस तरह उनके जहन में है कि सिविल सुपरमेसी हो, एक मरतबा फिर वो सिविल सुपरमेसी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि अब उनका इज़्तिराब जो है वो बढ़ता चला जा रहा है।
लेकिन उनसे गलती जो हुई, जब वो लंदन से वापस से वतन आए तो उन्होंने सबसे पहले जो पीडीएम के सरबराह थे उस वक्त के मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनको, अख्तर मैंगल को और महमूद खान अचकज़ई समेत बाकी जो उनके बहुत करीबी दोस्त हैं उनको एतमाद में नहीं लिया। यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उनके साथ नाराज हैं और वो किसी कीमत पर अब उनके साथ चलने को तैयार भी नहीं। इसी टॉपिक पे आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन एक बहुत अहम पॉइंट जो है वो आपने उठाया है कि नवाज शरीफ जो है अपने भाई शहबाज शरीफ पर एतमाद नहीं कर रहे हैं और सदारत जो है, कहा तो ये जाता है खबरों में तो ये बात थी कि जो पार्टी में उनके कारकुनान थे, उनके जो रहनुमा हैं पार्टी के, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ जो है वो पार्टी सदारत में वापस आएँ। खुद शहबाज शरीफ ने भी ये कहा कि ये जुल्म है कि उनसे पार्टी की सदारत ली गई है। एजाज सईद साहब, आप क्या कहेंगे, आपको भी ये लग रहा है? देखिए, बात ये है कि ये 90s से हम सुनते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है एक दूसरे से अलग हैं। बिल्कुल अलग हैं, तरीकाकार अलग है, लेकिन गोल एक ही है। गोल ज़ाहिर है इक़्तिदार में रहना है। नवाज शरीफ साहब एक असर्टिव प्राइम मिनिस्टर थे। रिजवान रजी साहब ने अभी कहा कि वो सीनियर तरीन पॉलिटिशियन है और बिल्कुल दुरुस्त का। मेरा ये ख्याल है कि खाली पाकिस्तान ही इस पूरे रीजन के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन, अगर साउथ एशिया के रीजन को देखें तो सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये देखिए कि जिस तरीके से 8 फरवरी के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को परेशानी का सामना उठाना पड़ा, और वो परेशानी का सामना क्यों उठाना पड़ा, उसकी बुनियादी वजह क्या थी? उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जब नवाज शरीफ साहब जो एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके आए थे सिविलियन सुप्रीमेसी का, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू के वजह से उन्हें जेल में भेजा गया था, और फिर हमने देखा कि वो जिला वतन हो गए। वो जैसे भी हुए, मुज़ाकरात करके हुए, डील करके हुए, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो था जिसे अवाम एक पजीराई दे रही थी। लेकिन जब उन्होंने बरतानिया में बैठ के एक्सटेंशन के लिए वोट की मंजूरी दी, अपनी पार्टी को कहा कि वो वोट दें एक्सटेंशन के लॉ को, तो फिर उनका जो बयानिया था उसकी ग्राउंड खत्म होगी। उनके पास इखलाकी जवाब खत्म हो गया कि वो सिविलियन सुप्रीमेसी के बारे में कोई खुलकर बात करें, क्योंकि जब वक्त आया तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। और फिर उसी कॉम्प्रोमाइज की एक लाइन है, एक पूरी तवील जिसे कहते हैं एक कहानी है, जिसके तहत शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म है आज, और आज उनकी जो बेटी है मरियम नवाज वो पंजाब की वजीर आला है। लेकिन बाहर सड़कों पर जाकर देखें, तो मुस्लिम लीग नून का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुस्लिम लीग नून के जो नाम लेवा है बिल्कुल वो मौजूद है, उनके जो पक्के कारकुन है वो मौजूद है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर पब्लिक में जरा जाकर तो देखें कि लोग मुस्लिम लीग नून के बारे में क्या कह रहे हैं। जो परफॉर्मेंस की बात की रिजवान भाई ने, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जी आप अभी 2 महीने 4 महीने हुए हैं, आप मांग रहे हैं परफॉर्मेंस की। देखिए, जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं जाती तौर पे नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स को पसंद करता हूं। मुझे जाती तौर पे बड़े उनका तर्ज सियासत जिसमें एहतराम है, जिसमें रिस्पेक्ट है, वो पसंद भी है। लेकिन रियलिटी जब मैं देखता हूं तो वो उससे कंट्राडिक्शन करती है। रियलिटी ये है कि 8 फरवरी के जो इलेक्शन में लोगों ने वोट दिए वो अपनी सर्विसेज की बुनियाद पर नहीं दिए, लोगों ने वोट दिया सिविलियन सुप्रीमेसी के नाम के ऊपर। तो जिसके साथ वो नारा था, जिसने सच्चा या झूठा ये एक अलग डिबेट होगी, लोगों ने वोट दे के साबित किया कि लोग वोट देते हैं। ये नहीं है कि लोग वोट नहीं देते, हम कहते हैं ना लोग वोट नहीं देते, लोग वोट देते हैं। सवाल ये कि लीडर्स आके कंप्रोमाइज करते हैं, तो माजी में भी हुआ और आगे भी देखें आगे क्या होता है। जी सर। अच्छा शाह जी, तो क्या करना चाहिए था आपके ख्याल के अंदर नवाज शरीफ साहब को, अगर वो उन्हें वापस आने का कोई मिल रहा था? दूसरा भी तो पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि वो 2030 तक का फार्मूला था और फैज साहब की आमद थी, वो भी तो अपनी जगह के ऊपर थ्रेट मौजूद था ना। रिजवान भाई, मैं अर्ज करूं एक तालिब इल्म के, और मुझसे सीनियर है और मैं बड़ा आपका एहतराम भी हूँ, मद्दा भी हूँ, आपका एहतराम करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जब देखिए डर इनको क्या था, दो बुनियादी डर थे। एक डर नंबर 1 ये था कि फैज हमीद साहब आर्मी चीफ बन जाएंगे। देखिए, जब कोई बंदा आर्मी चीफ बन जाता है ना तो वो अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ देखता है, फिर वो ये नहीं देखता कि लगाने वाला कौन था। इमरान खान साहब अपनी अनपॉपुलैरिटी के अरूज के ऊपर थे अपने इक्तदार के आखिरी दिनों में, जब तक उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला आगे नहीं बढ़ा, वो अनपॉपुलैरिटी के अरूज में थे। आप क्या समझते हैं कि अनपॉपुलैरिटी के अरूज में क्या जनरल फैज हमीद बचा सकते थे इमरान खान को? सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस वक्त
इमरान जिस ये उसी तरह ही है कि नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा को आर्मी चीफ तैनात किया था और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक पूरी कैंपेन चलाई गई थी, एक पूरी प्लानिंग के साथ कैंपेन चलाई गई थी, उनकी जिसे कहते हैं उनकी पॉपुलैरिटी को डैमेज किया था। तो क्या जनरल बाजवा जो है वो बचा सके नवाज शरीफ को? मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त ऐसी सूरत हाल में कोई भी आर्मी चीफ हो वो कोई बढ़ के अपने पॉलिटिकल मास्टर को सेव कर सकता है। दूसरा डर क्या था? दूसरा डर था जो आज की वजह बनी, वो शहबाज शरीफ साहब को और उनकी फैमिली को डर था कि उनका जो केस है वो बिल्कुल मैच्योर हो चुका था और वो जो केस है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता, जो बैंक ट्रांजैक्शंस उसके ऊपर मौजूद हैं, अगर वो एफआईए आखिरी टाइम पे केस वापस न लेती तो ये तो कन्विक्शन हो जानी थी शहबाज शरीफ साहब की। ये तो जो नो कॉन्फिडेंस मूव है ये तो इसी वजह से आई कि हमें कहीं कन्विक्शन ना हो जाए। तो शहबाज शरीफ साहब जो आज वज़ीर आज़म बने हुए हैं ये तो कन्विक्टेड हो जाते। तो मैं बड़े अदब से कहूंगा कि ये कैलकुलेशन ही गलत थी कि ये कहना कि फैज हमीद आ जाएंगे तो वो इमरान खान को बचा लेंगे। देखें जब ये आर्मी चीफ को लगता है तो वो अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ देखता है, वो ये नहीं देखता कि मुझे लगाया किसने था। आप किस केस की बात कर रहे हैं? मैं ये जो एफआईए ने जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ केस दायर किया था लाहौर में, जिनमें इनका बेटे का नाम भी है, इनकी एलिया का नाम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा चलिए ठीक है। फारूक सलीम साहब, अगर बात की जाए 2 माह की, आपको क्या लगता है कि हुकूमत को सीधा होने में कितना अरसा लगता है? कि अभी तक जैसे कह रहे हैं एजाज साहब ये कह रहे हैं, रज़ी साहब ये कह रहे हैं कि अभी सिर्फ 2 माह हुए हैं उनको आए हुए, तो आप क्या समझते हैं कितना अरसा लग सकता है थोड़ा सीधा होने के लिए? जाहिर सी बात है 2 महीने का टाइम बहुत टाइम होता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरे पास किसी दूसरे शख्स की रूह के अंदर झांकने की कोई काबिलियत नहीं। जैसे ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, वो अपने भाई को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, ये तो सर हालातों वाक़यात से अंदाजा लगाया जा सकता है ना इस तरह की चीजों का। नेवर सर, दिल को चीज या तो कोई हार्ट सर्जन हो बजाय वो तजिया कार के और उसका दिल खोल के देखते कि यार ये शख्स तो अपनी बेटी को भी कुर्बान करना चाहता है और अपने भाई को भी कुर्बान करना चाहता है, और इतना ज्यादा ये आप समझिए कि अपने इर्द गिर्द घूम रहा है। ये काबिलियत मेरे पास तो नहीं। और ये भी जान लेना कि फौज ने मुआहदा किया था और फौज ने ये लंदन प्लान किसी ने देखा है क्या? इसके ऊपर सियासत है जरूर की जा सकती है, लेकिन ये लंदन प्लान हुआ था और मुआहदा हुआ था नवाज शरीफ से, और अब मैं उस मेज के नीचे तो छुपा हुआ नहीं। सर एक्चुअली जो मैंने जिस लंदन प्लान का जिक्र किया था कुछ देर पहले, वो ये एक मीटिंग थी जो कि 2017 में हुई, और उसके बाद जब वज़ीर आज़म जब नवाज शरीफ थे तो उनके खिलाफ जब इस तरह से हुआ था तो उन्होंने ये कहा था कि जब मैं इमरान खान साहब के पास गया था उस वक्त तो वो बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि बनी गाला की सड़क बनवा दी जाए, जो कि मैंने बनवा दी 15 दिन में बनवा दी। तो देखिए, इस वक्त जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं हम लंदन प्लान का हिस्सा नहीं थे। ये क्या सराहियां हैं जो बातें बाद में निकलती हैं। अच्छा, आपका सवाल था हुकूमत का सीधा होना। अच्छा, तो ये अगर तो सीधा होना से मुराद आपकी ये है कि जो सियासी ढांचा है या जो माशी ढांचा है उसमें कोई बुनियादी तब्दीली ले आएंगे या आने वाली है? देखिए, इस वक्त जो बुनियादी माशी ढांचा है वो ये है कि आपने गरीब की जेब से पैसा निकालना है। 1000 अरब रुपया पाकिस्तानी जो गंदम फार्मर्स हैं उनकी जेब से निकल के गया है। कोई 2 दर्जन कंपनियां हैं उन्होंने पैसा लगाया है। गरीब की जेब से पैसा निकला है, अमीर की जेब में गया है। और अब जो दूसरी बात हो रही है कि जो 2 करोड़ पाकिस्तानी बिजली के सार्फिन हैं उनको पैसा इकट्ठा करना है, क्योंकि 45 जो बिजली बनाने वाले IPPs हैं उनकी जेब गर्म करनी है। तो माशी ढांचा तो तब्दील होने वाला नहीं, 2 महीने में तो पतन हो ही नहीं सकता। जो सियासी ढांचा है उसमें तख्त या तख्ते की सियासत है, और दोनों तरफ से यही हो रहा है। तख्त, हमें तख्त मिल जाए या हमें तख्ते चढ़ा दो, ना उसमें बहस है, जैसे मैंने कल भी शायद कहा, ना उसमें किसी समझौते की गुंजाइश है, ना उसकी दलील की गुंजाइश है। तो अगर आपकी मुराद ये है कि अगले 2 महीनों में क्या सियासी ढांचा उसमें कोई तब्दीली आने वाली है या माशी ढांचे में तब्दीली आने वाली है, तो
फिर तो इसका जवाब तो सबको पता है। सही। अनवर रज़ा साहब, एक बार फिर से गिला शिकवा जो किया गया है नवाज शरीफ साहब की जानिब से, उन्होंने ये कहा कि मुद्दत मुलाजमत जो है उनको पूरी नहीं करने दी गई। उन्होंने जो हवाला दिया है पूरी नहीं करने दी, मुलाजमत नहीं। आई एम सो सॉरी क्योंकि ये एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है तो वही मेरे मुंह से निकला। उनको मुद्दत पूरी नहीं करने दी। उनके वज़ारत उज़्मा का जो दौर रहा है उसमें उन्होंने 1993 का जिक्र किया स्पेशली, और ऐसा हुआ है कि उनको 3 बार वाकई पूरी नहीं करने दी गई है। लेकिन देखा जाए तो ये बातें तो सारी करते हैं कि पाकिस्तान का, उन्होंने कहा स्पेशली जिक्र किया कि ढांचा ही तब्दील हो जाता, पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर सफ़र कर रहा था लेकिन उसका जो सफ़र है वो रोक दिया गया, उनकी मुद्दत पूरी नहीं होने दी। क्या कहेंगे? अनवर रजा साहब, अनवर रज़ा साहब आपसे पूछ रही हूँ। मेरे ख्याल में आवाज नहीं जा रही। चलें सर, आपको हाँ, आगे मैं ना, जो आपने कहा ना कि कितने दिन होते हैं किसी गवर्नमेंट के लिए, देखिए किसी भी गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को, और ख़ास तौर पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, ज़ाहिर है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ही होती है, गवर्नेंस की परफॉर्मेंस को मैयर करने के लिए 100 दिन होते हैं, फर्स्ट 100 डे। वेस्ट मिनिस्टर डेमोक्रेसी जिसके अंदर हम एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे कोई भी हुकूमत जब आती है तो 100 दिनों की उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। और अगर आपको याद हो तो जब बानी पीटीआई की हुकूमत आई थी, सेलिब्रेट किया गया तो था, उन्होंने 100 दिन को खाली सफ़ों के ऊपर मुश्तमिल अखबारात को इश्तिहार दिए थे और उन्होंने कहा था कि हम मसरूफ थे और फिर आगे बताया था कि वो किस काम के अंदर मसरूफ थे, हमें अच्छी तरह याद है। तो ये 100 दिन होते हैं जी किसी भी हुकूमत को मैयर करने के लिए कि 100 दिनों के अंदर उन्होंने क्या क्या इकदाम किए हैं और उनके नतीजे के अंदर कोई तब्दीली आ पाई है या नहीं आ पाई, और उन्होंने प्लान क्या दिया है कौम को। प्लान तो जी एहसन इकबाल साहब भी लेके बैठे हुए 2035 तक का के 40 तक का उन्होंने भी प्लान दे दिया। रज़ा साहब आगे हैं लाइन पे। रज़ा साहब, मैं क्वेश्चन मेरा ये था कि हर बार ये दावा किया जाता है कि हमें मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई है, पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा होता है, उसको रोक दिया जाता है। अगर देखा जाए सर, आपको भी पता होगा कि बहुत सारे ऐसे जो उन्होंने काम शुरू किए, बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स थी जो रोक दी गई बानी पीटीआई के दौर में। सर क्या लगता है, क्या वो वाकई सच कह रहे हैं कि उनको वो काम नहीं करने दिया जाता, रोक दिया जाता है? अनवर रजा साहब, अनवर रजा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ में जवाब दीजिएगा। ये सवाल जरा दोहरा दीजिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि स्पेशली आज कायद नून लीग ने जो जिक्र किया है कि मुझे मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती है, उन्होंने सबसे पहले जिक्र किया कि 1993 में मुझे अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई, उसके बाद भी खैर उनको नहीं करने दी गई है। तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता है लेकिन उसको बीच में ही रोक दिया जाता है। उनको ये लगता है कि पाकिस्तान मेरे दौर में तरक्की कर रहा होता है और उसको रोक दिया जाता है। कुछ चीज़ें तो खैर हमने खुद भी देखी हैं, वाकई ऐसा हुआ है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनको बीच में रोका गया और उन पर काम नहीं किया गया। आप क्या समझते हैं, किस हद तक सच्चाई है इसमें? अच्छा, दो चीजें हैं इसमें। एक तो जो पार्लिमानी जमहूरियत के कवानीन है जिसका आप जिक्र कर रही हैं जी, देखिए, जब एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जिसको हम कहते हैं, उसमें एक पार्टी जीत के आती है तो उसमें जो मुद्दत है उस पार्टी को 5 साल मिलना जरूरी है। जो उनका वजीर आजम है वो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि उस वजीर आजम को वो दोबारा वजीर आजम को रखना चाहते हैं या नहीं। बरतानिया में एक जमात जीत के आती है और वो 5 साल में 2-3 बार भी अपना वजीर आजम बदल देती है। इटली के अंदर पिछले कोई 70 सालों में 60 या 65 वज़ीर आज़म तब्दील हुए हैं। तो पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है उसमें वजीर आजम का 5 साल पूरा करना जरूरी नहीं होता। ये एक रवायत भी है, कानून भी। दूसरी चीज जो है जिसमें एक अच्छी खबर इसके अंदर छुपी है, देखिए, अगर सिर्फ एक कंपनी को आप उठा के देख लें, और मैं जिक्र कर रहा हूँ PIA जी, इसमें कोई 30 सालों के अंदर 14 वज़ीर आज़म मैंने गिने हैं जो 30 सालों में आए, और 830 अरब रुपए का सिर्फ एक PIA कंपनी है जिसने पिछले 30 सालों में नुकसान किया है। इसका मतलब वो 14 के 14 वज़ीर आज़म जो हैं वो नुकसान करते रहे, किसी ने इसको प्राइवेटाइजेशन को सीरियस नहीं ली। ठीक। डॉक्टर साहब साथ ही रहेगा, अनवर रजा साहब से बात कर लेते हैं। अनवर साहब, आप आज की जो पूरा इजलास हुआ है इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? This is not the right way to पहले do. तो मुझे जरा ये कहने की इजाज़त दीजिएगा कि डॉक्टर साहब, आपकी सादगी पे मरने को दिल करता है। आप मुझे ये बताइए कि ये दो सियासी जमातों का माबैन कोई
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था कि इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई तहरीरी मुआहदा होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स होते हैं वक्त की ज़रूरत के मुताबिक। पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी अरेंजमेंट्स उस वक्त तक देखती हैं कि उन्होंने इक़्तिदार में कैसे आना है। इक़्तिदार में आने के बाद आपके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं, हमने उसमें तनाव देखा है और ये कोई लिखी पड़ी बात है। हमने माजी में हुकूमतों को देखा कि इक़्तिदार से पहले आपका एक्ट क्या होता है, इक़्तिदार के आने के बाद आपके तेवर क्या होते हैं। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह कि लंदन में जो प्लान हुआ था उसका अगर आपको नहीं मालूम तो यहाँ पर जो पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी है उसके हवाले से उनकी पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स को पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस समेत और बहुत सारे मामलात हैं जो आगे बढ़कर एक दूसरे पर ट्रस्ट डेफिसिट हुआ। एक बात इसको चले, पॉलिटिकल चीजें हैं और ये माजी के हकायक और तारीख इसकी गवाह है। इसी बुनियाद पर हम लोगों को जानते हैं और सियासी जमातों के कंडक्ट की वजह से हम उन पर तबसरा करते हैं। दूसरी बात, आपने माशी इस्तेहकाम की कि क्या 2 माह के अंदर आप किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को जज कर सकते हैं, इस सूरत में तो नेवर एवर। उसकी वजह क्या है कि जब आपकी गुड गवर्नेंस आपके जो एक्ट्स हैं उससे देखे जाते हैं, आपके जो डिसीजंस हैं उससे देखे जाते हैं। हमारी जो हुकूमत है उसमें अभी भी अगर आप देखें तो डायरेक्ट जो सरमायाकारी है उस पर भी उसी तरह ब्यूरोक्रेसी कर रही है जिस तरह माजी में किया करती थी। लिहाजा इसलिए इसको टाइम लगेगा आपकी परफॉर्मेंस को 6 से 8 माह, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी और जब आपकी गुड गवर्नेंस के आपके फैसले गवाही देंगे। दूसरी बात, तीसरी बात यह जो आपने बात की, देखिए मैं वापस आऊंगी इसी टॉपिक पे, हम यहां से दोबारा शुरू करेंगे। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से आते हैं और अपनी डिस्कशन जो है यहीं से दोबारा शुरू करते हैं। देखते रहिए पब्लिक ओपिनियन। अभी आपने वो वीडियोस देखी जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। किर्गिस्तान की जिक्र कर रही हूँ इस वक्त में। बिश्केक में जो किर्गिज़ हुकूम ने किया है इस वक्त, पाकिस्तानी तलबा और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले जो स्टूडेंट्स थे उन पर तशद्दुद के वाक़यात जो सामने आए हैं, असल मामला क्या है और इसके पीछे वजह क्या थी और अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं किर्गिस्तान से स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन किया, डॉक्टर सलमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज़। ठीक है, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं अभी तक तो खैरियत से हूँ, लेकिन आगे के हालात का कुछ पता नहीं। जी बिल्कुल, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एग्जैक्ट जो स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी तलबा हैं, उनकी तादाद वहाँ पर क्या है और अभी के ताज़ा तरीन हालात क्या हैं जो आपने देखे? जी जी, मोर देन 10,000 स्टूडेंट। उस्मान साहब, हुआ क्या था? उस्मान साहब मुख्तसर बताइएगा, हुआ क्या था? हुआ ये था 13 मई को इनकी लड़ाई हुई थी लोकल की अरेबिक स्टूडेंट्स के साथ, इजिप्शियन, उनके साथ इनकी लड़ाई हुई है और इन्होंने अब वो बदला लेने के लिए वापस आए हैं कल रात को 17 मई को। ये लोग वापस आए हैं और आके इन लोगों ने हॉस्टल में तोड़फोड़ शुरू की है। इन लोगों को ये नहीं था पता कि ये अरेबिक स्टूडेंट है, पाकिस्तानी स्टूडेंट है, इंडियन स्टूडेंट है या फिर बांग्लादेशी स्टूडेंट है। इन लोगों को इस चीज का नहीं था पता और जो भी फॉरेनर इनको नजर आ रहा है उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बुरे तरीके से ये मार रहे हैं। एक हमारी एम्बेसी का नुक्ता नजर है वहां पे जो कह रही है कि सिर्फ एक बच्चा जो है पाकिस्तान ओरिजिन का वो इस वक्त हॉस्पिटलाइज है, बाकी को उन्होंने ट्रीटमेंट देके वापस भेज दिया है। आप तो भाई आप बात तो सुन लो ना, मैंने कहा एक तो नुक्ता नजर ये है, आपका नुक्ता नजर क्या है मेरे भाई उस्मान साहब? सर मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। अगर पाकिस्तानी एम्बेसी खुद आके देखे तो फिर उनको पता चलेगा। आप लोग अगर पॉसिबल हो सका मेरे से तो मैं आपको लाइव जो सा फुटेज है वो दिखाने के लिए तैयार हूँ। इन लोगों ने नो डाउट, इनकी लोकल किर्गिज पुलिस इस वक्त यहाँ पे काफी तादाद में मौजूद है। इस वक्त वो आई है और मोर देन 3,000 पर्सन उसमें मौजूद है। वो पुलिस नहीं, मैं उनको कहूँगा वो सोल्जर्स हैं जी, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। लेकिन अभी भी आपने ये नहीं बताया कि इस वक्त आपके ख्याल में क्या है, ज्यादा लोग जख्मी हैं और वो हॉस्पिटलाइज हैं, पनाह दी गई है उनको, कुछ मामला खत्म हो गए हैं, वो कहते हैं हमने सुलह करा के मामला अशफ कर दिया है। आप बताइए आपका क्या सूरत हाल? नहीं सर, इस तरह के कोई भी इन्होंने कोई भी ऐसी सुलह वगैरह की हमें कोई न्यूज़ नहीं आई, लेकिन इनकी तरफ से हेल्प वगैरह हो रही है। और कज्जों की तरफ से जो किर्गिज है, लोकल लोग, उन लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो लोग दोबारा अटैक करेंगे, आज दोबारा अटैक करेंगे, वो लोग मारेंगे। इस तरह वो कह रहे हैं हमारा मुल्क छोड़ के चले जाएं आप लोग। ओके, और पाकिस्तानी एम्बेसी का जो नंबर उन्होंने दिया है वो अटेंड हो रहा है इस वक्त? सर अटेंड हो रहा है। अब मैं ये नहीं श्योरली बोल सकता कि वो ज्यादा कॉल कर रहे हैं स्टूडेंट, 10,000 स्टूडेंट, ये कोई थोड़े नहीं है, लेकिन उनके नंबर 4, 5, 6 नंबर उन्होंने दिए हैं। तो मैं भी इस वजह से हम लोग कांटेक्ट नहीं कर पा रहे या कोई और वजह है इस चीज़ के बारे में मैं
कोई दो राय मैं नहीं ये लेकिन ये 10,000 उस्मान भाई, ये 10,000 जो है ये इसी जगह पे तो कंसंट्रेट नहीं होंगे ना, वो तो फैले हुए होंगे बिश्कीक के अलावा भी और जगहों पे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिश्कीक तो की ऑलमोस्ट 10 to 15 किलोमीटर की रेंज के ये बिश्कीक सिटी है, और बिल्कुल। इस सिटी में आई थिंक मोर देन 12 यूनिवर्सिटीज हैं। अच्छा, तो यहाँ पे तकरीबन लेकिन ये हॉस्टल, ये हमला भी तो एक यूनिट पे हुआ है ना, एक जगह पे हुआ है, 6 हॉस्टल हैं जिसमें फॉरेनर ठहरे हुए हैं। नहीं पहले इन लोगों ने हॉस्टल जो तुंगुच है उधर हमला किया, जहाँ पे ये असल वाकया पेश आया था। ओके। उसके बाद इन लोगों को पता है कि ये स्पेसिफिक जगह हॉस्टल, हर बंदे को पता होता है ये हॉस्टल है, ठीक है। इसमें 500 प्लस स्टूडेंट्स या 1000 प्लस स्टूडेंट होते हैं। उसके बाद इन लोगों ने दूसरे हॉस्टल पे हमला किया। ओके, तो जिस जगह पे हमला हुआ है वहां पे आपके ख्याल में कितने के पाकिस्तानी होंगे? 400 to 500। जी ठीक है, ये ठीक है। मैं ये भी जानना चाहूंगी, पाकिस्तानियों के अलावा कौन कौन से ममालिक के जो लोग हैं वहाँ उनके हॉस्टल्स पे हमला किया गया? पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश और इजिप्शियन, ठीक। ये सब है, और कुछ स्टूडेंट इसके अलावा फ्लैट्स में भी मौजूद हैं। ठीक है, जैसे कि हॉस्टल में फीमेल्स भी सिर्फ वहाँ पे न्यू हैं। सेमेस्टर के बच्चे। जी ठीक है, तो आपकी उनसे बात हुई है जो लोग जख्मी हुए हैं? आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जिससे आपकी बात हुई हो? नहीं, मेरी ऐसी किसी भी बच्चे से बात नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से लेकिन किसने मेरे पास राबिता जो किया है फोटोज आपसे अभी वगैरह- तक? जी ठीक हो, ठीक हो। जी पाकिस्तान से आपसे किसी ने कांटेक्ट किया है? किसी ने यकीन दिलाया है आपको वहाँ से निकाला जाएगा, या कुछ मामला जो हैं वो डिस्कस करने की कोशिश की गई है आपसे? सिर्फ ये बात बोली गई है उन लोगों की तरफ से कि हम लोग बात कर रहे हैं, हम आपकी तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ आपको बताएंगे, हम लोगों ने आपके लिए रेस्क्यू के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन अभी तक क्या किया ये नहीं, किर्गिज गवर्नमेंट की तरफ से किया गया, इन लोगों ने पुलिस इधर तैनात की हुई है। ठीक है, साथ ही रहेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देख लें, हालात तो आपके सामने हैं, वीडियोस भी हमने देखी हैं, और पाकिस्तानी तलबा जो हैं, जाहिर सी बात है दूसरे ममालिक जो हैं वो भी एक्टिव हो गए होंगे अभी अपने तलबा को बचाने के लिए या उनको वापस लाने के लिए कोई ना कोई इकदाम तो किए जा रहे होंगे, और पाकिस्तान इस हवाले से अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। सिर्फ ज़बानी कलामी शहबाज शरीफ ने कहा तो है कि पाकिस्तान बहुत संजीदगी से लेता है अपने जो हम वतन हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनके लिए, लेकिन हमने देखा कि वो हमेशा लेट हो जाते हैं। कुछ अर्सा पहले कोरोना में भी ये चीज़ देखने में आई थी कि चीन से जो तलबा वहाँ पे थे उनको लाने में बहुत ज़्यादा देर की गई थी। क्या समझते हैं आप, इस तरह से इतनी सुस्ती का मुजाहरा क्यों किया जाता है? दो चीजें ये बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि कल रात से हम लोग इसके बारे में आप लोगों को कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक मिनट। डॉक्टर फारूक सलीम साहब हमारे साथ हैं, हमारे डॉक्टर साहब, तज्जियाकार। एक मैं मिनट। उनसे ये जानने की कोशिश करी। डॉक्टर साहब, आपने मेरा क्वेश्चन सुना? जी सुन लिया। जी जी। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे जो फॉरेन मिशन हैं उनके पास बहुत ही एक लिमिटेड सा बजट है। ठीक। टोटल कोई 278 कैडेट की पोस्ट हैं पूरी दुनिया के अंदर, और हर चीज उनसे ये एक्सपेक्ट कर लेना, जो बुनियादी सवाल यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा कि भाई ये पाकिस्तानी 10,000 पाकिस्तानी डिस्ट्रिक्ट में पहुंच कैसे गए, ये वहाँ क्या करने गए। देखिए, ये ज्यादातर मेडिकल के तलबा हैं, बिल्कुल। और वो डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटीज हैं, वो कमी एजुकेशन दे रहे हैं, वहाँ एंट्रेंस के एग्जाम्स नहीं होते हैं, वहाँ सस्ती फीस है, और यहाँ से लोग बिजनेस के हवाले से हजारों पाकिस्तानियों को वहाँ ले जाते हैं। जहाँ पे कोई डॉक्टर बनना चाहता है वहाँ पे वो की डिग्री आपको दे रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज की डिग्री रिकॉग्नाइज की जाती है और कुछ की नहीं की जाती। तो सवाल पूछने वाला ये है कि ये 10,000 को यहाँ से बिश्केक ले कौन गया। आज से पहले तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग थे जिनको बिश्केक का नाम आता होगा। बिल्कुल। ये बिश्केक में 10,000 पाकिस्तानी, कोई हमारे यहाँ कोई स्टूडेंट काउंसलिंग है, कोई तलबा को ये समझाता है कि भाई मैं आपको वहां ले जा रहा हूँ, आपको क्या डिग्री मिलेगी, आप किस किस्म के डॉक्टर बनेंगे, तो इसमें हमें अपने गिरबान में झांकने की ज्यादा जरूरत है। बहुत अहम मामला जो आपने उठाया है अनवर रजा साहब। देखा जाए तो जो पाकिस्तान में तलबा मेडिकल के होते हैं वो पास आउट नहीं हो पाते की बात में एक सप्लीमेंट कर दूं, इस वक्त 20,000 ऐसे बच्चे हमारे इस मुल्क के अंदर फ्रस्ट्रेटेड मौजूद हैं जो कि डिग्री लेके आ चुके हैं, लेकिन पीएमडीसी का इम्तहान में हर साल फेल हो जाते हैं 6 माह के बाद। ना वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और ना कोई और काम करने को तैयार है। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। अनवर साहब, आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि आपको क्या लगता है, पेरेंट्स क्या समझते हैं कि वो किर्गिस्तान स्पेशली वहाँ पे बहुत सारे तलबा जा रहे हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर सलमान हमारे साथ मौजूद थे, वो बता रहे थे कि तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा तलबा वहाँ पे मौजूद हैं जो कि डिग्री हासिल करने के लिए वहाँ पे गए हुए हैं। अगर बात की जाए वो डिग्री जो पाकिस्तान में कितनी अहमियत की हामिल है, आपको क्या लगता है कि जल्दी जॉब मिल जाएगी इससे?
देखिए, एक तो बीइंग ए पाकिस्तानी हम सारे ही ज़हनी कशमकश का शिकार हैं। पाकिस्तान में इज़्तिराब की कैफियत मौजूद है और पाकिस्तान में जो तालीमी इदारे हैं, आप बेहतर जानती हैं कि वहाँ पर कैसी तालीम दी जाती है और करोड़ों रुपए यहाँ पर भी लिए जाते हैं। ये लोग पाकिस्तान से बाहर क्यों जाते हैं? एक तो ये सस्ती तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, दूसरा ये चाहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल शायद पाकिस्तान से बाहर है। चलिए, ये बात हम अपनी जगह पर रखते हैं, लेकिन इस वक्त जो 10,000 तलबा पाकिस्तान के हैं उनको रेस्क्यू करना वहाँ फॉरेन मिशन की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आप देखिए, हमारे यहाँ जो फॉरेन मिशंस हैं वो बाई गॉड वहां पर बाहर जाकर ना तो पाकिस्तान का जो केस है वो अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं और ना ही वहां पर जो पाकिस्तानियों को मसाइल हैं, वो तुलबा हों, वो आम पाकिस्तानी हों, मजदूर हों, उनके मसाइल को भी हल नहीं करते। वो वहां पर जाकर खुद को और अपनी फैमिलीज को और अपने अजीज़ों अकारब को अकोमोडेट करते हैं कि चले फाइनेंशियली तौर पर हम उन्हें मजबूत कर ले। एक तो गवर्नमेंट को यह देखना होगा, दूसरा शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अमीर मुकाम किर्गिस्तान जाएंगे। ये जो है ये लोकल गवर्नमेंट जो है किर्गिस्तान की हुकूमत है, उनका काम था। वहां पर लोग नहीं, ये यकीन दहानी करवाई गई, लेकिन आप देखिए ना, इंस्टेंट जो वहां पर रिलीफ मिलना था वो किर्गिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से वहां पर डिप्लॉयमेंट थी जो कर दी गई है। उसका मकसद क्या है कि जो दो तलबा ग्रुप्स हैं उनके दरमियान जो तसादुम हुए हैं उसकी बुनियाद पर बाकी जो ममालिक के तलबा वहां पर मौजूद हैं उनको ज़दोकोब किया जा रहा है। इस मामले को इमीडिएटली रोकना है। अनवर भाई, ये अमीर मुकाम की मुझे समझ नहीं आई, उनको उनके साइज की वजह से भेजा जा रहा है या कोई उनके और राब्ते हैं वहां पे जिस वजह से उन्हें भेजा जा रहा है? अनवर साहब, हमारे यहाँ आपको पता है साइज के मुताबिक ही चीजें की जाती हैं, लिहाजा इसलिए उनको भी भेजा जा रहा है कि वो खुद जाकर वहां पर जरा जोरे बाजू इस मामले को शायद रोक सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जो भी है आपसे अपडेट आपको करते रहेंगे। क्या है किर्गिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान के 10,000 से ज़ायद तलबा इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में जाहिर सी बात है वो असरअंदाज हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे रिजवान रज़ी साहब स्टूडियोज़ में, डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ थे, अनवर रज़ा साहब हमारे साथ थे। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए पब्लिक न्यूज़।